चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सवाल नेहा जोशी जी आपसे, कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूदा वक्त की जरूरत से बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है और खबर ये आ रही है कि बहुत जल्दी जो है इस पर सरकार आगे बढ़ सकती है। और उत्तराखंड के लिए तो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अगस्त से पहले इसे लागू भी कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट को प्रिंट होने के लिए प्रिंटिंग प्रेस भेज दिया गया है। जी धन्यवाद आस्था जी, धन्यवाद सभी दर्शकों का। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मैं तो कहूंगी कि आज जरूरत नहीं है, ओवरड्यू है इस देश में। जब हमारा संविधान फोर्स में आया था तब हमारे संविधान बनाने वाले जो हमारे अग्रणी नेता थे अंबेडकर साहब, उन्होंने इसमें आर्टिकल 44 डाला और कहा कि समान नागरिक संहिता इस देश में होनी चाहिए। लेकिन ये दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी आज दंड संहिता हमारी एक है पूरे देश में, लेकिन नागरिक संहिता अलग अलग है। और इसके कारण खासकर महिलाओं के साथ जो एक दोहरा व्यवहार होता है, उनके लिए खासकर इनहेरिटेंस में, प्रॉपर्टी राइट्स में, शादी में जो अलग अलग ट्रीटमेंट हर धर्म में उनके साथ होता है, वो कहीं ना कहीं इस देश में और जिस समय में हम जी रहे हैं, जब महिलाएं इक्वल फुटिंग पे काम कर रही है, तो ये गलत है। तो आज जो इसको अपोज कर रहे हैं, मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछे, मैं आपको बधाई दूंगी कि ये सही सवाल है कि एग्जैक्टली आप अपोज क्या करना चाहते हैं। आप बताएं देश को, सारा देश एक समान फुटिंग पे आए, एक देश में एक कानून हो, ये किसी को इससे परहेज क्यों हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ विपक्षी पार्टी से दीपक रंजन जी हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। दीपक रंजन जी बताइए, एक देश के अंदर एक विधान एक कानून की बात हो रही है, तो उसमें परेशानी क्या है? इससे तो महिलाओं के कुछ अधिकार प्रोटेक्ट ही हो रहे हैं ना, किसी का कुछ जा नहीं रहा, मिल ही रहा है। समान नागरिक की बात हो रही है, उसके लिए संहिता की बात हो रही है। देखिए आस्था जी, जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस टाइम पे एक मसौदा तैयार हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, और उस टाइम इन्होंने लोगों से राय मांगी थी। फिर इन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था, क्योंकि लोगों ने कहा कि इससे धार्मिक उन्माद फैलेगा और लोगों में जो है वो असमंजस की स्थिति पैदा होगी, देश में टेंशन की स्थिति होगी, टेंशन हो जाएगा। तो इसको उन्होंने ठंडे बस, आज हमें इस चीज का विरोध नहीं, विरोध हमें इनके मंसूबे का है, क्योंकि आज जब 4-6 महीने बाद जो चुनाव है। ठीक है दीपक जी, आपकी पार्टी का स्टैंड साफ है। आप कह रहे हैं कि टाइमिंग देखकर लाया जा रहा है, टाइमिंग देखकर लाया जा रहा है, ये आपका आरोप है। और आप ये भी कह रहे हैं कि अभी ड्राफ्ट ही नहीं है, बात सिर्फ हवा में, हम राय किस पर दें। लेकिन मुझे एक बात का साफ गोई से जवाब दीजिए, यूसीसी देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस देश में एक विधान एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कब आ रहा है, इसका ड्राफ्ट क्या होगा? बिल्कुल आपका अधिकार है, आप उस पर सवाल उठाएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्लियर स्टैंड साफ करिए। आज देखिए, आज आस्था जी, यूसीसी से बढ़ करके आज जनता इनसे महंगाई पे जवाब मांग रही है। सब चीजें जरूरी है, मांगिए जवाब, हर चीज पर जवाब महंगाई की बात, लेकिन नागरिकों के अधिकार, खासतौर पर महिलाओं के अधिकारों को एक्सक्लूड मत करिए। हमारी बहन, अगर आप ये सोचेंगे कि महंगाई पर ही बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दो, तो ये भी ठीक नहीं है। आप सबकी बात करिए ना, क्यों बच रहे हैं आप? बताइए यूसीसी ठीक है कि नहीं है? तो देख आस्था जी, महंगाई की मार आज हिंदुस्तान झेल रहा है कि नहीं झेल रहा है? बेरोजगारी की मार मैं कब कह रही हूँ आपसे कि आप ये बात मत करिए, आप करिए, लेकिन इस पर भी तो स्पष्ट बोलिए ना। महिलाओं के अधिकारों की बात, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात, आप तो कहते हैं वो वोट बैंक है, तो क्यों हिचकिचा रहे हैं? कहिए ना, मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक बिद्दत से आजादी मिलनी चाहिए। कहिए उनको शादी के साथ साथ, तलाक के साथ साथ गोद लेने का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या गलत है इसमें? अरे आस्था जी, जब आप बोलने दोगी तब ना आदमी नहीं। आप महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं उसको सुन रही हूँ, मैं कह रही हूँ उससे आगे भी बोलिए। यूसीसी पर बात करें, हमारे लिए, हम आज हिंदुस्तान की जनता जो झेल रही है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। जब इन्होंने 370 महिलाएं नहीं झेल रही आपकी नजर में? जब इन्होंने महिलाएं नहीं झेल रही, महिलाएं महंगाई की मार नहीं झेल रही है, महिलाएं तलाक की बिद्दत का दंश नहीं झेल रही है। टेलीफोन उठाकर मिडिल ईस्ट में काम करने वाला एक आदमी वहां दूसरी शादी रचा लेता है और यहाँ फोन पर कह देता है तलाक तलाक तलाक, 3 बच्चे पैदा करके यहाँ छोड़ जाता है। किसके भरोसे? अरे वो नहीं झेल रही है दंश, उन पर बात नहीं होनी चाहिए। नहीं तो 2000 हलाला जैसी प्रथा क्यों नहीं उस मसौदे को इम्प्लीमेंट पढ़ते हैं आप उन खबरों को? में किसकी सरकार? जहाँ एक ही परिवार के अंदर एक ही महिला हलाला के नाम पर ससुर से लेकर देवर से लेकर पता नहीं किस किस के साथ शादी करवा दी जाती है।
जब इनसे वो दंश नहीं झेल रही है। बेरोजगारी की बात ना करें, इनसे महंगाई की बात आप सारी बात करिए, लेकिन जो विषय है उस पर भी बोलिए। 2016 में सुन ली आपकी बात महंगाई पर, सुन ली रोजगार पर, आप चुनाव में बोलते आ रहे हैं, यहाँ भी बोलिए, सब जगह बोलिए, लेकिन यूसीसी पर भी मुंह खोलिए। यहाँ पर मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है मेहताब उस्मानी जी, एक एक बार सभी बात रख दे। मैंने आपको बहुत बार मौका दिया दीपक जी, आप नहीं बोल रहे यूसीसी पर। इन्होंने क्यों नहीं इसको इंप्लीमेंट करने काम किया? ठीक है, आप कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर सवाल है, उस वक्त क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ? ठीक है, ये सवाल लेकर जाएंगे भाजपा के पास, एक बार सब लोग बात रख ले। शांत हो जाइए दीपक रंजन जी। मेहताब उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में है। आज देश में यूसीसी लाने की बात हो रही है और उत्तराखंड के लिए तो कहा जा रहा है कि समझ लीजिए कि 2 से 3 कदम बढ़ा दिए, बहुत जल्दी खबर आएगी कि वहां इंप्लीमेंट हो गया। देश की जरूरत है, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जरूरत है। आवाज आ रही है आप तक मेहताब उस्मानी जी? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका एक बार ऑडियो चेक कीजिए। यही सवाल फरहत अली जी आपसे। देखें, जो आपने बात कही है उसको मैं और आगे बढ़ाती हूँ कि यूसीसी लागू होना चाहिए, मुसलमान उसका स्वागत करेंगे। एक विधान, एक संविधान, एक भाषा और एक जुबान इसमें और लागू होना चाहिए। जहां हम एक कानून को मानेंगे सब लोग, जैसे सऊदिया में एक कानून होता है, वहां पर कोई भी जो गैर मुस्लिम होते हैं अगर वो भी गलती करते हैं तो उनके हाथ काट दिए जाते हैं, उनका सर कलम कर दिया जाता है। तो मेरे देश में ये डबल कानून नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि जैसे इसको मुस्लिम समाज अपनी तरफ को ले रहा है, अरे भाई क्यों ले रहा हूं, क्यों विरोध कर रहा हूं? अब देश विरोध से नहीं चलेगा। बहुत से आंदोलन हो गए, बहुत विद्रोह हो गए। अब इस वक्त में मैं तो अपने नेताओं से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और ओवैसी सर से मैं गुजारिश करूंगा कि अब हमें जीने का सही मौका दे दो। अब हम प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन से जीना। बहुत ही दुरुस्त बात फरमाई आपने, बहुत दुरुस्त बात फरमाई। और प्रेम, अमन, चैन के साथ रहने के लिए जरूरी है कि हर कोई कानून का पालन करे। और किस कानून का पालन करे? पहले वो कानून तो बने, कानून तो आए देश में। मसौदा तैयार नहीं हुआ है। हम लोग बेवजह अपने जो कौम है, जो मुस्लिम है, वो जल्दी से जोश में आ जाते हैं, जज्बे में आ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। अशिक्षा उनमें ज्यादा है। तो हम लोगों को ये सोचना है। दूसरी बात, मैडम एक सवाल बड़ा विनम्र विनती के साथ कि जैसे मैं बड़ी माफी चाहूंगा सिख समाज से, जैसे सिख समाज तलवार रखता है अपने धर्म में और वो किसी भी भारतीय को नहीं अलाउड है कि वो रखे, तो क्या ऐसा भी कानून बनेगा या सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून होगा या और लोगों के लिए कि जो एक संविधान के तलवार या कृपाण रखने की किसी को भी आज्ञा नहीं है, तो क्या वो लोग भी इसमें आएंगे? या ऋषि मुनि, जैन समाज जो होता है, बड़ा सम्मान करता हूं जैन समाज का, उसमें जो है वो जो मुनि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते, तो क्या वो भी इसमें आएंगे? बस खाली मुझे इतना। लेकिन फरहत साहब, आपने दिगंबर जैनों की बात करी है, दिगंबर जैनों की बात करी है, वो आमतौर पर समाज में उस तरह नहीं रहते। वो आमतौर पर आपको शहरों में नहीं मिलेंगे। उनके रहने की, उनके धार्मिक स्थल अलग होते हैं, वो अलग तरीके से अध्यात्म में लीन रहते हैं, उनकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, लेकिन वो आम समाज में नहीं रहते, तो इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होती। हाँ, कुछ खास मौकों पर, कुछ खास जगहों पर वो जरूर दिखते हैं, लेकिन आजकल लोग खुद भी उन जगहों पर जाने लगे हैं। पर कुछ